हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन सतोत श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म डिवाइन आरएस एकेडमी पर। बात करेंगे हिंदी को लेकर के। ठीक है, हिंदी में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि आप जितनी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा है कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर हिंदी में आपने रटना शुरू कर दिया तो पेपर में 100% क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि हर एक चीज को कंसेप्ट के साथ में समझेंगे ताकि कोई भी उदाहरण आता है तो आपका गलत नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो अपना कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है। ठीक है साथियों, इन चारों में से कौन सा एक शब्द है, ठीक है, कौन सा एक उदाहरण है जो अपने अयादी संधि का है। अब देखिए, हम बात करेंगे अयादी संधि की, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अयादी संधि की पहचान क्या है। ठीक है, किसी भी शब्द में हम कैसे पता करेंगे कि भाई यहाँ पे जो है वो अयादी संधि है। तो अयादी संधि की एक सिंपल सी पहचान है, जैसे हम यण संधि में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम यण संधि में पढ़ते हैं कि अगर य और व से पहले कोई भी आधा वर्ण आता है, य और व से पहले अगर कोई भी आधा वर्ण आता है तो वहां पे जो संधि होती है वो अपनी होती है यण संधि। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने अयादी संधि की। देखिए, अयादी संधि में क्या होता है कि ये आ जाए और वह आ जाए। य और व से पहले अगर कोई भी पूरा वर्ण आ जाए। देखिए साथियों, अगर एक बार कंसेप्ट को समझ लिया, ठीक है, उसके बाद में कितने भी उदाहरण कर लेना, आपका एक भी एग्जाम्पल जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, बस एक बार आपको देखो कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। अब देखिए, य और व से पहले अगर कोई भी पूरा वर्ण आता है तो वहां पे जो संधि होगी वो होगी अपनी अयादी संधि। ठीक है, ये एक नॉर्मल पहचान है कि य और व से पहले अगर कोई भी पूरा वर्ण आता है, ठीक है, तो वहां पे जो संधि होगी वो अपनी होगी ये अयादी संधि। अब देखिए, ऑप्शन ए के अंदर अन्वेष लिखा हुआ है लेकिन व से पहले आधा न आ रहा है। अयादी संधि की जो पहचान है वो ये है कि य और व से पहले साथियों पूरा वर्ण आना चाहिए। ठीक है, य और व से पहले क्या आना चाहिए, पूरा वर्ण आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर एक तो होगा नहीं। ये जो पहचान है अन्वेष के अंदर, यानी कि य और व से पहले अगर कोई भी आधा वर्ण आता है, ठीक है, तो वहां पे अपनी कौन कौन सी संधि है, वहां पे अपनी है यण संधि। ध्यान रखना, य और व से पहले अगर कोई भी आधा वर्ण आता है तो वहां पे यण संधि है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो अन्वेष है ये अपने यण संधि का उदाहरण है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी गायन। गायन के अंदर य आ रहा है और य से पहले पूरा वर्ण यानी कि गा आ रहा है। ठीक है, य से पहले पूरा वर्ण जो है वो साथियों यहाँ पे गा लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना बी जो है वो अयादी संधि का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन सी के अंदर विश्वामित्र के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वह पूरा है लेकिन स की जो मात्रा है वो आधी आ रही है। तो ऑप्शन 3 नंबर आपका अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 4 यद्यपि। अब देखिए, यद्यपि के अंदर क्या है, यद्यपि के अंदर द जो है वो आधा है और य जो है वो पूरा है। तो मैंने आपको कहा था कि य और व से पहले कोई भी आधा वर्ण आता है तो वहां पे यण संधि होती है, न कि अयादी संधि। ठीक है, अब ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, कि यण संधि कौन सी है, अयादी कौन सी है। तो अयादी में ध्यान रखना कि अयादी में य और व से पहले कोई भी पूरा वर्ण आएगा और यण संधि के अंदर य और व से पहले कोई आधा वर्ण आएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि य और व से पूरा वर्ण आ जाएगा तो वो संधि हो जाएगी अयादी संधि। लेकिन शब्द का संधि विच्छेद भी करना है। तो देखिए, संधि विच्छेद करने के लिए अपन को ध्यान रखना है कि भाई अगर अपने पास में य है, ठीक है, अगर अगर अपने पास में य है और इस य से पहले कोई पूरा वर्ण आ रहा है, य से पहले कोई अगर पूरा वर्ण आ रहा है तो इसके साथ में आपको या तो ए की मात्रा जोड़नी है या फिर इस जो पूरा वर्ण है, ठीक है, इसके साथ नहीं, जो इसके आगे जो पूरा वर्ण है, इसके आगे य के आगे जो पूरा वर्ण आ रहा है उसके साथ में या तो आपको ए की मात्रा जोड़नी है या फिर उसके साथ में आपको जो है वो आई की मात्रा जोड़नी है। फिर देखिए, अगर अपने पास में व आ जाए लिखा हुआ, यानी कि ये जो व है, व की जो व वर्ण है और व वर्ण से पहले अगर कोई भी पूरा वर्ण आता है तो व वर्ण से पहले जो पूरा वर्ण आएगा उसके साथ में या तो आपको ओ की मात्रा जोड़नी है या फिर इस पूरे वर्ण के साथ में आपको जो है वो औ की मात्रा जोड़नी है। यह से पहले जो पूरा वर्ण है उसके साथ में
ए और ऐ की मात्रा, और व से पहले जो पूरा वर्ण है उसके साथ में आपको ओ की मात्रा या फिर औ की मात्रा जोड़नी है। अब देखिए यहां पर भी एक कंसेप्ट है कि अगर जैसे माना कि ये अपने पास में गायन है, अब गायन के अंदर क्या आ रहा है, गायन के अंदर जो है वो साथियों य से पहले पूरा गा आ रहा है, तो अब ग के साथ में ए की मात्रा जोड़ें या फिर ग के साथ में ऐ की मात्रा जोड़ें, ये भी तो कंफ्यूजन है। लेकिन ध्यान रखना इस कंफ्यूजन के लिए क्या करेंगे कि अगर अगर य से पहले जो वर्ण है उसके साथ में अगर मात्रा है अ की, अपने पास में य से पहले जो पूरा वर्ण अपन को दे रखा है उसके साथ में अगर अ की मात्रा है तो जोड़ना है इस ए को। लेकिन अगर इस य से पहले जो अपने पास में वर्ण है साथियों इसके साथ में अगर मात्रा किसकी है, मात्रा अगर आ रही है आ की, तो इसके साथ में ये ऐ जुड़ जाएगा। और सेम कंसेप्ट जो है वो अपने इस व के साथ में है। अगर व के जो पहले वाला वर्ण है, इनकी व से पहले जो एक पूरा वर्ण आ रहा है उसके साथ में अगर मात्रा है अ की, ठीक है, तो जुड़ जाएगा औ। और अगर मात्रा किसकी है, अगर मात्रा उसके साथ में साथियों आ की है तो वो जुड़ेगा कौन सा, ये औ जुड़ेगा। ये चीज आपको समझ में आई क्या? अब देखिए अब हम इसको तोड़ते हैं तब आपको समझ में आएगा इस गायन को, ठीक है। चलिए अब देखिए अपने पास में जो शब्द है वो है साथियों गायन, ठीक है। य से पहले क्या आ रहा है, य से पहले ग आ रहा है, क्लियर सी बात है। संधि कौन सी है, अयादी। देखिए य से पहले मैंने कहा था कि अगर य से पहले अ की मात्रा है तो उस मात्रा के साथ में आपको ए जोड़ना है, और अगर य से पहले यानी कि य बराबर आ की मात्रा है तो फिर आपको ऐ जोड़ना है। इस गायन के अंदर मात्रा किसकी है साथियों, आ की मात्रा है यानी कि ऐ जुड़ेगा। तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा गई, यानी कि ग था, ग के साथ में हमने जोड़ दिया किसको, ऐ को, तो ये बन जाएगा गई, ठीक है। अब य में से बाहर क्या आ जाएगा, य में से जो बाहर आएगा वो आएगा अ, और पीछे न का न, तो ये मैं लिख दिया यहाँ पे कि भाई गई और इसके साथ में प्लस में जुड़ गया अन, तो ये बन गया गई प्लस अन, ठीक है। यह से पहले अगर जिस साथ में यानी कि इस वर्ण के साथ में अगर अ की मात्रा है तो ए जोड़ना है, अगर इसके साथ में आ की मात्रा है तो आपको जो है वो ऐ जोड़ना है। यहाँ पे आ की मात्रा थी इसलिए हमने ऐ जोड़ा तो ये गई बन गया, और पीछे य में से अ जो है वो बाहर आ गया और अ और न मिलकर के ये साथियों अन का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे जो संधि विच्छेद होगा वो होगा गई प्लस अन, ठीक है। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा गई प्लस अन। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो कहना कि पावक शब्द के अंदर कौन सी संधि है, साथियों वही कंसेप्ट है, ठीक है। हमने जो पहला क्वेश्चन किया था वही कंसेप्ट ये कह रहा है कि पावक शब्द के अंदर कौन सी संधि है। अब देखिए संधि पहचान का नियम मैंने आपको कहा था कि अयादी संधि में जब भी य और व से पहले कोई भी पूरा वर्ण आता है, ठीक है, य और व से पहले अगर कोई भी पूरा वर्ण आता है तो वहां पे जो संधि होगी वो अपनी होगी अयादी संधि। अब यहाँ पे व से पहले क्या आ रहा है, पा आ रहा है, यानी कि पूरा वर्ण आ रहा है, ठीक है। अब जब व आ जाए तो व के साथ में कौन सी मात्राएं लगती हैं वो आपको याद होनी चाहिए, यानी कि जब भी आपको व की मात्रा यानी कि व वर्ण आ जाए तो इसके साथ में हमेशा या तो ओ जुड़ता है अयादी संधि में या फिर इसके साथ में औ जुड़ता है। यानी कि जब भी व वर्ण आ जाए और व से पहले कोई पूरा वर्ण आ जाए संधि हो जाएगी अयादी। और ध्यान रखें अगर अ की मात्रा है, अगर अ की मात्रा है तो जुड़ेगा ओ, और अगर आ की मात्रा है तो फिर जुड़ेगा औ। अब यहाँ पे देखिए कि पावक केंद्र यानी कि ये जो पा है प और साथ में आ जुड़ा हुआ है तो प के साथ में अ की मात्रा या फिर आ की मात्रा है, तो सिंपल सा है कि इसके साथ में जो मात्रा है वो किसकी है, आ की मात्रा है। अब जब आ की मात्रा है तो इसके साथ में औ जुड़ेगा, जब इसके साथ में साथियों आ की मात्रा है तो जुड़ेगा औ, अगर अ की होती तो हम जोड़ते ओ। तो अब पावक के साथ में औ जोड़ दो, जब हमने पावक के साथ में औ जुड़ा तो ये बन गया पौ, ठीक है। आगे व में से अ जो है बाहर आ गया और क का पीछे क, तो पौ और अक को मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये बन गया पौ प्लस अक,
ठीक है। इस प्रकार से इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पऊ प्लस अक, और संधि कौन सी है, संधि अपनी हो जाएगी अयादी संधि। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से होगा, पावक के अंदर अयादी संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन, अगर आपको ये अयादी संधि का कंसेप्ट समझ नहीं आता है तो आप एक बार नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ये पुस्तक, साथियों पुस्तक जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, पुस्तक के अंदर कौन सी संज्ञा है, अपने जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, या फिर इनमें से कोई। देखिए पुस्तक के अंदर कौन सा भाव है, पुस्तक के अंदर कोई किसी प्रकार का भाव नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो पुस्तक है उसमें अपने जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक ऐसी वस्तु जो प्रॉपर नहीं है, कहने का मतलब है कि जो पुस्तक जो है वो साथियों कोई भी हो सकती है। ठीक है, पुस्तक जो है वो कोई भी हो सकती है, इसलिए ये एक जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 से होगा। भाई देखिए पुस्तक है कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर मैंने आपको कहा कि रामायण, ठीक है, अब रामायण क्या है, रामायण एक पुस्तक है। जैसे मैंने कहा कि क्षितिज, ठीक है, क्षितिज ये एक पुस्तक का नाम है। तो कोई भी पुस्तक, ठीक है, जैसे गीता हो गया, ठीक है, इसके अलावा जैसे भागवत हो गया, तो ये क्या है, ये सभी पुस्तक हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर पुस्तक है। यानी कि ये जो पुस्तकों के नाम है साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ठीक है, रामायण दुनिया के अंदर एक ही है, क्षितिज पुस्तक का नाम है वो एक ही है, गीता जो है वो एक ही है, भागवत है वो एक ही है। इस प्रकार की चीजें जो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, उनके अंदर जो संज्ञा होती है वो होती है अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे बात करें पुस्तक की, तो पुस्तक तो कोई भी हो सकती है। ठीक है, जैसे लड़का कोई भी हो सकता है, ठीक है, जानवर कोई भी हो सकता है, पेड़ कोई भी हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार की चीजें, जैसे जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखिए, ये तो सिंपल कंसेप्ट है भाई, नदी। ठीक है, अब नदी जो है वो कोई सी भी नदी हो सकती है, तो नदी के अंदर जो संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मैंने कहा साथियों, अगर मैंने नाम लिख दिया और वो लिख दिया गंगा, अब गंगा क्या है, गंगा एक नदी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर बहुत सारी गंगाएं चलती हैं। ठीक है, गंगा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो गंगा जो है वो एक नदी है, लेकिन गंगा के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और अगर बात करें नदी की, तो नदी कोई भी हो सकती है, इसलिए इस नदी शब्द के अंदर साथियों अपनी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास में कि निम्न में से एक जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए इनमें से कौन सी एक जो है वो जातिवाचक है, इनकी पूरी एक जाति का बोध करा रही है। ऑप्शन ए भिन्नता, ऑप्शन बी बुराई, ऑप्शन सी मूर्खता, ऑप्शन डी पशु। देखिए भिन्नता के अंदर क्या है, भाव है। बुराई जो है ये एक भाववाचक संज्ञा है। मूर्खता, मूर्ख प्राणी, ठीक है, मूर्ख प्राणी, मूर्ख व्यक्ति। तो मूर्ख जो है वो क्या, उसका एक विशेषण है। ठीक है, मूर्ख क्या है साथियों, मूर्ख जो है वो विशेषण है। और जैसे एक सेकंड के लिए समझिए भाई, मैंने लिखा बुरा आदमी और यहाँ पे मैंने लिख दिया मूर्ख आदमी। ठीक है, मूर्ख आदमी। अब ये क्या है कि ये जो यहाँ पे बुरा शब्द है, यहाँ पे ये जो अपना बुरा शब्द है, ये इस आदमी की विशेषता बता रहा है कि आदमी कैसा है, बुरा है। तो ये बुरा शब्द तो विशेषण है, ये जो बुरा शब्द है वो तो साथियों विशेषण है, लेकिन इस विशेषण से बनी हुई जो भाववाचक संज्ञा है वो है बुराई। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा भाववाचक विशेषण से निर्मित है। तो ध्यान रहे यहाँ पे ये जो बुरा आदमी है, ठीक है, तो बुरा क्या है, बुरा विशेषण है, और इस बुरे शब्द से बना ये बुराई, तो बुराई जो है ये भाववाचक संज्ञा है। वैसे ही ये देखिए मूर्ख आदमी, तो यहाँ पे इस आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि आदमी कैसा है, मूर्ख है। तो मूर्ख क्या है, यहाँ पे एटलीस्ट ये जो मूर्ख है साथियों ये तो है विशेषण। ठीक है, लेकिन इस विशेषण से निर्मित जो अपनी भाववाचक संज्ञा है वो है मूर्खता। ठीक है, तो भिन्नता के अंदर भाववाचक है,
बुराई में भावासक है, मूर्खता के अंदर भावासक है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे पशु की, तो पशु कौन सा, ठीक है, पशु जो है वो अपने कोई भी हो सकता है, ठीक है, पशु की बात करें भाई, पशु तो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर से होगा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला है कि यह वह तुम और आप, ठीक है, यह वह तुम और आप, ये क्या है, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, या फिर सर्वनाम है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो अपने हैं सर्वनाम, ऑप्शन संख्या 4 आपका यहाँ पे सही होगा। यानी कि संज्ञा की स्थान के ऊपर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं उनको हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे बार बार किसी संज्ञा की रिपीटेशन नहीं हो, ठीक है, बार बार किसी भी संज्ञा का रिपीटेशन यानी कि दोहराव नहीं हो, आवर्ती नहीं हो, इसके लिए हम जो है वो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे किसी का नाम गोविंद है तो बार बार गोविंद नहीं आए इसलिए हम जो है वो वह का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर आप का प्रयोग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान के ऊपर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये अपने यह है, वह है, तुम है, जो है, कुछ है, ये सभी के सभी सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो, इसके अंदर कौन सा सर्वनाम है, नहीं वाक्य के अंदर सर्वनाम कौन सा है। सुनिए कह रहा है कि इनमें जो है वो अपना अपना सामान उठाओ, ठीक है, और चलते बनो, इसके अंदर सर्वनाम शब्द जो है वो कौन सा है, अपना अपना, सामान उठाओ, या फिर चलते बनो। बिल्कुल क्वेश्चन संख्या 6 का ऑप्शन से होगा 1 अपना अपना। ये जो अपना अपना शब्द है साथियों, यहाँ पे अपना 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 तो शब्द है, ये इस वाक्य के अंदर सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए प्रभा जो है वो एक सुशील कन्या है, वाक्य के अंदर विशेष्य क्या है, ठीक है। दो शब्द होते हैं, एक तो होता है ये विशेष्य और एक होता है विशेषण। अब देखिए अगर मैंने कहा यहाँ पे काली भैंस, काली भैंस, अब ये क्या हो रहा है कि जैसे काली भैंस है तो यहाँ पे भैंस की विशेषता बताई जा रही है कि भैंस कैसी है, काली है। तो ये जो काली शब्द है ये तो है इस भैंस का विशेषण, और जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, यानी कि जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि वह काली है, तो किसके बारे में कह रहे हैं, भैंस के बारे में। तो भैंस अपना क्या है, विशेष्य है। कहने का मतलब है कि अगर जिस शब्द की हम विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, जिस शब्द की हम विशेषता बता रहे हैं उसको हम बोलते हैं विशेष्य, और जो विशेषता बताई जा रही है उसको कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पे देखिए प्रभा एक सुशील कन्या है, यहाँ पे इस कन्या की विशेषता बताई जा रही है, कन्या कैसी है, कन्या जो है वो सुशील है। तो सुशील तो है यहाँ पे विशेषण, सुशील शब्द जो है वो साथियों इस वाक्य के अंदर विशेषण है सुशील, और किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये बता रहे हैं किसकी, हम कन्या की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, कन्या। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रविशेषण शब्द क्या होते हैं, ठीक है। प्रविशेषण का मतलब होता है कि विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक शब्द ने लिखा कि राम जो है वो सुंदर है, ठीक है, राम जो है वो क्या है, सुंदर है। अब देखिए यहाँ पे ये जो सुंदर शब्द हैं ये विशेषता बता रहा है किसकी, राम की, कि राम जो है वो सुंदर है। तो विशेष्य क्या है, विशेष्य है राम, क्योंकि विशेषता जो है वो राम की बताई जा रही है, और जिसकी हम विशेषता बताते हैं उस शब्द को हम विशेष्य कहते हैं। और विशेषण क्या है, विशेषण जो है वो है अपना क्या, सुंदर, सुंदर जो है वो विशेषण है, और राम जो है वो विशेष्य है। अब देखिए यहाँ पे परविशेषण क्या होता है भाई, विशेषण और विशेष्य के अलावा एक शब्द होता है परविशेषण, ठीक है। परविशेषण का मतलब होगा कि इस विशेषण शब्द की भी विशेषता बताते हैं। जैसे देखिए कैसे कि भाई मैंने कहा राम बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे ये जो सुंदर शब्द है ये क्या है, ये है विशेषण, लेकिन इस सुंदर शब्द की भी विशेषता बताई जा रही है कि विशेष जो सुंदर कैसा है वो है बहुत, ठीक है। तो राम जो है वो बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे इस सुंदर की भी विशेषता बताई जा रही है कि सुंदर है पर कितना है, कि बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे पर विशेषण शब्दों का मतलब होता है कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे से होगा कि विशेषण शब्दों की
विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं परविशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो अपना कह रहा है कि देखिए साथियों कि किस वाक्य के अंदर सकर्मक क्रिया है। ठीक है, किस एक वाक्य के अंदर सकर्मक क्रिया है। सकर्मक यानी कि इसके अंदर क्या है साथियों, कर्म है। सकर्मक यानी कि कर्म सहित। अब देखिए, जब भी आपको किसी भी वाक्य के अंदर, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करनी है। जब भी आपको किसी भी वाक्य के अंदर सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करनी है तो सिंपल सा फंडा ध्यान रखना कि आपको क्या और किससे, ये आपको प्रश्न करना है। उस वाक्य से आपको जो है वो क्या और किससे प्रश्न करना है। और जब भी अगर इन दोनों से प्रश्न करने पर अगर कोई भी उत्तर आपको मिल जाए तो ध्यान रखना वहां पे जो अपनी क्रिया है वो ऐसा कर्मक है, लेकिन ध्यान रहे उत्तर जो है वो शुरुआत के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अंतर जो है, उत्तर जो है वो शुरुआत में न आकर के कहाँ आना चाहिए, या तो बीच में आना चाहिए या फिर लास्ट में आना चाहिए, लेकिन शुरुआत के अंदर वो उत्तर नहीं आना चाहिए। अब आपके पास में ये 4 सेंटेंस है, कहने का मतलब 4 वाक्य हैं। अब इन चारों वाक्यों के साथ में आपको प्रश्न बनाना है और प्रश्न करना है क्या और किससे। ठीक है, प्रश्न करना है क्या और किससे। अब कीजिए, प्रश्न करेंगे अपने फर्स्ट के साथ में, तो कह रहा है कि वह ना कराया, वह क्या आया, किससे आया, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। ठीक है, वह क्या आया, उत्तर नहीं मिला, किससे आया, उत्तर नहीं मिला। ठीक है, क्वेश्चन एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसका आंसर भी एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी उड़ जुलूल क्वेश्चन बना रहे हैं। अब देखिए ऑप्शन बी, उसने आम खाया। अब मैंने इस सेंटेंस से जब क्वेश्चन किया कि उसने क्या खाया तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा कि उसने आम खाया। ठीक है, उसने क्या खाया। अब देखिए, उसने किससे खाया तो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन उसने क्या खाया, जब मैंने क्या से प्रश्न किया तो उसका क्या मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है कि उसने आम खाया। उसने क्या खाया, उसने आम खाया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है कि मछली तैरती है। अब देखिए क्वेश्चन मैंने किया कि क्या तैरती है। ठीक है, क्या तैरती है, उत्तर मिल गया कि मछली। वैसे मैं कह रहा कि उत्तर वैसे सही नहीं है, लेकिन उत्तर मिल गया, मान लिया उत्तर मिल गया मछली, लेकिन वाक्य की शुरुआत में आ रहा है, इसलिए ये भी आपका सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। वे डूब गए, क्या डूब गए, किससे डूब गए, कोई आंसर नहीं मिल रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 से होगा, उसने आम खाया। जब भी सकर्मक और अकर्मक में आपको पहचान करनी है, सिंपल सा नियम है कि आप शब्दों के साथ में वाक्यों के साथ में क्या और किससे का प्रश्न करेंगे। अगर आपको क्या और किससे का आंसर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया है, और अगर आपको क्या और किससे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिल रहा है तो वहां पे अकर्मक क्रिया है। ये सिंपल सा नियम है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्या और किससे, बस प्रश्न सही होना चाहिए। ठीक है, उड़ जरूर प्रश्न मत बना देना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इनमें से किस वाक्य के अंदर सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, इसमें से किस वाक्य के अंदर साथियों सकर्मक क्रिया नहीं है। देखिए, मैंने उसे एक पुस्तक दी। अब वही नियम है, क्या और किससे का प्रश्न करना है। कीजिए, जब मैंने फर्स्ट सेंटेंस के साथ में क्या और किससे का प्रश्न किया, क्या उत्तर मिल रहा है। देखिए प्रश्न कीजिए, मैंने उसे एक पुस्तक दी, क्या दी, मैंने उसे एक क्या दी, मैंने उसे एक पुस्तक दी, बिल्कुल आंसर मिल रहा है कि मैंने क्या दी, पुस्तक दी। ठीक है, ऑप्शन संख्या जो बी है वो कह रहा है कि रमा पत्र लिख रही है। वही क्वेश्चन करो, रमा क्या लिख रही है, उत्तर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पत्र लिख रही है। रमा जो है वो क्या लिख रही है, रमा जो है वो पत्र लिख रही है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा देखिए, सोवन देर तक सोता रहा। सोवन जो है वो देर तक सोता रहा, क्या सोता रहा, उत्तर नहीं मिल रहा है। किससे सोता रहा, उत्तर नहीं मिल रहा है। ठीक है, और ऑप्शन डी, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं और किससे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, या किसको पढ़ा रहे हैं, तो किसको पढ़ा रहे हैं, कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थी जो हैं वो कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी जो है वो सकर्मक नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर साथियों 3 जो है वो
सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है, विद्यार्थी क्या पढ़ा रहे हैं, कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और किससे पढ़ा रहे हैं तो भी आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी जो है वो कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो इसका आंसर मिलेगा। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, सोवन देर तक सोता रहा, क्या सोता रहा, किससे सोता रहा, आंसर नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन संख्या आपका 3 यहाँ पे से होगा, सोवन देर तक सोता रहा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी वर्तनी की दृष्टि से जो है वो शब्द एक अशुद्ध शब्द है। इनमें से कौन सा एक जो है वो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखिए, वापस, पड़ोसी, त्योहार, अधीन, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। देखिए, वापस सही है, पड़ोसी सही है। पड़ोसी जो है वो हमेशा सिंगल मात्रा आएगी पड़ोसी के ऊपर। फिर त्योहार और अधीन, तो त्योहार में कभी भी डबल मात्रा नहीं आती है, ये त्योहार सही है बिल्कुल। ये जो त्योहार है वो ऐसे लिखा जाएगा, त्योहार के ऊपर कभी भी डबल मात्रा नहीं आती है। समझ में आ गया। देखिए, और अधीन, अधीन जो है वो अपने आप में सही है। आप मुझे बताइए कि इस अधीन शब्द के अंदर कौन सी संधि है। इस अधीन शब्द में साथियों कौन सी संधि है। ठीक है, इसका कमेंट करेंगे आप सभी कि इस अधीन शब्द के अंदर कौन सी संधि है। नेक्स्ट देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो हो जाएगा कौन सा, महातम्य। देखो ध्यान रखना कि मह नहीं होगा, मह नहीं होगा, यहाँ पे म है लिखा नहीं होगा, होगा तो माँ ही। तो त और म दोनों हमेशा आधे आएंगे। ठीक है, देखो महातम्य में त आधा आएगा, म भी आधा आएगा, फिर ये लास्ट में पूरा आएगा। और ये जो है वो एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इस महातम्य के अंदर साथियों भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो लिखा कैसे जाएगा, महा, त आधा, म आधा और फिर पूरा य। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन संख्या 3। नेक्स्ट, निम्न में से एक मुहावरा है। ठीक है, कंगाली में आटा गीला, बहती गंगा में हाथ धोना, यथा राजा तथा प्रजा, मुंह में राम बगल में छुरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर साथियों बी से हो जाएगा, बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, कहने का मतलब कि मुफ्त के अंदर, मुफ्त में कोई लाभ प्राप्त करना या फिर मौका देकर जो है वो लाभ प्राप्त करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो से होगा 2। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, तो आंसर करूंगा आपसे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी विद्यार्थी। कि क्वेश्चन अपने पास में है कि निम्न में से कौन सी एक लोकोक्ति है, आंख मटकाना, गांठ बांधना, खुदा पाड़ निकली चुईया, या फिर नींद हराम करना। ठीक है, देखते हैं कितने विद्यार्थी सही सही आंसर कर पाते हैं। इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगले नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।